Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड में स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे त्रिविम समावयवता क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने संरचनात्मक समावयवता का अध्ययन किया था। त्रिविम समावयवता के अंतर्गत जो समावयवी यौगिक है उनकी संरचना, बंध की स्थिति तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन त्रिविमीय आकाश में उनके विभिन्न समूहों की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है और उन्हें हम बोलते हैं त्रिविम समावयवी या स्टीरियो आइसोमर्स। और इस परिघटना को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तथा रसायन विज्ञान के इस भाग के अध्ययन को हम बोलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। यह समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है विन्यासी और सेकंड होती है संरूपीय समावयवता। विन्यासी समावयवता फिर दो भागों में विभाजित करते हैं हम, प्रकाशिक समावयवता और दूसरी होती है ज्यामितीय समावयवता। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों की क्या होती है, संरचना, भौतिक व रासायनिक गुण तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन उनके जो प्रकाशीय गुण है अर्थात ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एक समावयवी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अर्थात डेक्स्ट्रोरोटेटरी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा देता है, जबकि इसका दूसरा जो समावयवी होता है वो वाम ध्रुवण घूर्णक होता है अर्थात लेवोरोटेटरी होता है, जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देता है। इन दोनों रूपों को, जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है उसको तो हम डी से या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जबकि लेवोरोटेटरी को हम स्मॉल एल या माइनस साइन से दर्शाते हैं। अब देखेंगे सममिति के तत्व। ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक समावयवता का प्रमुख कारण क्या होता है, अणु का एसिमेट्रिक होना। अतः पहले हम उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जो कि अणु में किसी प्रकार की एसिमेट्री के लिए उत्तरदायी होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सममिति का तल या प्लेन ऑफ सिमिट्री। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममित तल कहते हैं जिस तल से यदि उस वस्तु को द्विविभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब। अतः इस तल को हम बोलते हैं दर्पण तल या मिरर प्लेन और सममिति तल को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सममित तल ऊर्ध्वाधर हो, जैसे कि हम यहाँ देखें ए लेटर में, तो इसमें सममित तल कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल पोजीशन में होता है, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये दोनों मिरर प्लेन लगाने पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, सममित तल, और वो भी कौन सा वाला पाया जाएगा, इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमिट्री। दूसरा होता है बी, जिसके अंदर कौन सी प्लेन ऑफ सिमिट्री पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमिट्री पाई जाती है। इसके अंदर क्या रखें, यहाँ पर अगर हम मिरर को रखें तो ये जो दो भाग हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। जब किसी अणु में सममित तल होता है तो वह ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। किसी यौगिक के ध्रुवण घूर्णक होने के लिए उसमें कोई सममित तल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें प्रोपियोनिक अम्ल व मीजोटार्टरिक एसिड में सममित तल है, अतः ये ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। ये है प्रोपियोनिक एसिड। यहाँ यदि हम मिरर रखते हैं तो इसके जो दोनों भाग बनते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब अर्थात एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाते हैं। यहाँ हम मीजोटार्टरिक में हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमिट्री होने पर उसके अंतर्गत ध्रुवण घूर्णकता नहीं होगी। दूसरी है सिमिट्री है सममित अक्ष या घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमिट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन। सममित अक्ष वस्तु अथवा अणु का वह अक्ष है जिस पर घुमाने से प्राप्त उसका नया रूप मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो सकता है, अर्थात नया रूप मूल रूप के समरूप ही हो। सममिति के इस तत्व को हम सी स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
जहाँ सी का तात्पर्य क्या है, साइकिल या चक्र से है। यदि अणु को हम 360 डिग्री अपॉन n कोण पर घुमाए तो वह मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त हो जाता है, अर्थात अणु में n गुणा घूर्णन अक्ष है। उदाहरण के लिए हम देखें, यदि 360 में 2 का डिवाइड करें तो कितने आता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड घुमाने पर यदि अणु मूल विन्यास प्राप्त कर ले तो उसमें C2 अर्थात द्विगुण घूर्णन अक्ष या 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस होती है। जैसे कि हम वाटर मॉलिक्यूल में देखें, उसमें कौन सा घूर्णन अक्ष होता है, C2। यह है वाटर मॉलिक्यूल। यदि हम इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो जो ये B वाला हाइड्रोजन वो इधर आ जाएगा और A वाला इधर आ जाएगा, जो कि एक दूसरे पे ये सुपर इम्पोज होते हैं, अर्थात अणु में एक्सिस ऑफ सिमिट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन पाया जाता है। इसी प्रकार से C3, C4 आदि घूर्णन अक्ष होते हैं। किसी रेखीय अणु के लिए सममित अक्ष क्या होता है, C इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि 360 डिग्री में यदि हम इन्फिनिटिव से डिवाइड करें तो वो इक्वल होता है 0 डिग्री के लगभग बराबर, अर्थात थोड़े से कोण घुमाने से भी मूल विन्यास ही प्राप्त होगा। वस्तुतः रेखीय अणु के सभी परमाणु एक ही अक्ष में उपस्थित रहते हैं, अतः ये अणु अनंत घूर्णन अक्ष इन्फिनाइट फोल्ड रोटेशन वाले होते हैं। एसिटिलीन C2H2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि इसी श्रेणी में आते हैं। C1 अर्थात एक गुण अक्ष या 1 फोल्ड एक्सिस का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि C1 का अर्थ होता है 360 डिग्री, अर्थात 360 डिग्री कोण पर घुमाने से प्रत्येक अणु अपने मूल विन्यास में आ जाता है। थर्ड सिमिट्री होती है सेंटर ऑफ सिमिट्री या सममित केंद्र। किसी पदार्थ अथवा अणु का सममित केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जहाँ से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु के दोनों ओर अर्थात आमने सामने वाले समान परमाणु समान दूरी पर स्थित होंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी अणु का वह केंद्र जिससे कि होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान दूरी पर समान परमाणु स्थित हो, उसे हम बोलते हैं सममित केंद्र, और इसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर एस में बीचों बीच सममित केंद्र होता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, यहाँ है सममित केंद्र, इसके इधर की तरफ जाएं या इधर की तरफ जाएं, दोनों में समान दूरी पर समान परमाणु उपस्थित हैं। इसी प्रकार से एथीन बेंजीन अणुओं में सममित केंद्र पाया जाता है, अर्थात सेंटर ऑफ सिमिट्री पाई जाती है। यह है एथीन। यदि हम यहाँ से इसको रोटेट यहाँ से देखें तो यहाँ क्या होगा, इधर से समान दूरी पर जाने पर दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन हैं और इधर भी दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन हैं। इस प्रकार से एथीन में पाई जाती है। बेंजीन में देखें तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है, इधर से समान दूरी पर जाने पे यहाँ कार्बन है और इधर भी कार्बन है। इस प्रकार से इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री पाई जाती है। अब हम देखेंगे आणविक किरेलता या मॉलिक्यूलर किरेलिटी। किसी अणु में उपयुक्त सममित तत्व सेंटर ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री ये पाई जाती है तो उसमें अणु क्या हो जाता है, सममित हो जाता है, और सममित अणु में कोई भी प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता, अर्थात उपयुक्त सममित तत्वों में से किसी भी एक तत्व की उपस्थिति भी अणु अणु सममित कर देती है और उसमें प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता है। असममित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित अर्थात सुपर इम्पोज नहीं होते। ऐसे अणु कहलाते हैं किरेल अणु या किरेल मॉलिक्यूल, और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, आणविक किरेलता या मॉलिक्यूलर किरेलिटी। ऐसे यौगिक प्रकाशिक गुण रखते हैं, वो प्रकाशिक समायोता दर्शाते हैं। वस्तुतः किरेल ग्रीक भाषा के चियर शब्द से लिया गया है, जिसका के अर्थ क्या होता है, हाथ। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हुए भी एक दूसरे पे क्या नहीं होते, अध्यारोपित नहीं हो सकते, अर्थात सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। अर्थात यदि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता हो तो उसे हम किरेल अणु कहेंगे, और वह ध्रुवण घूर्णक अर्थात ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसा कि हम यहाँ देखें, ये हमारे दोनों हैंड है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। यदि हम एक के ऊपर दूसरा हैंड रखें तो वो एक दूसरे पे अध्यारोपित
या सुपर इम्पोज नहीं हो पाते। कार्बनिक यौगिकों में सामान्यतः यदि कोई असममित कार्बनिक परमाणु है, अर्थात ऐसा चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु जिसकी की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हुई हो, तो वे क्या होते हैं, ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यदि किसी अणु में असममित कार्बन परमाणु हो, अर्थात किरेल केंद्र तो हो किंतु पूरा अणु असममित न हो, अर्थात अकिरेल हो, तो उसमें कोई भी प्रकार से गुण नहीं होगा, अर्थात वह क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव या ध्रुवण अघूर्णक होगा। जैसे कि हम देखें मीजोटार्टरिक एसिड, जिसमें कि दो असममित केंद्र होते हुए भी वह ध्रुवण अघूर्णक होता है। इसके विपरीत कुछ अणु ऐसे होते हैं जिसमें कोई असममित केंद्र नहीं होता, फिर भी वह ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि वे अणु पूर्णतः असममित होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें बाइफेनिल और एनिल, तो इन दोनों में विसम्मित तल होता है। क्या होता है, ये है ये, और इधर वाले जो कार्बन के हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे हैं। तो इस कारण से उनमें एकल बंध का जो घूर्णन है या रोटेशन है वो प्रतिबंधित हो जाता है, और इनमें कोई भी ऐसा तल नहीं बन पाता जो दोनों तलों को दो बराबर भागों में बांट सके। अतः यदि इनसे जुड़े हुए दो समूह भिन्न भिन्न हो तो उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाते। इस कारण ऐसे यौगिक असममित कार्बन के न होते हुए भी ध्रुवण घूर्णकता दर्शाते हैं, अर्थात ये यौगिक कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे सर्वप्रथम देखिए बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफेनिल कंपाउंड्स। ये क्या है, बाइफेनिल कंपाउंड्स। तो बाइफेनिल की दोनों वलय क्या होती है, समतल होती हैं और क्रिस्टल अवस्था में एक ही तल में विद्यमान रहती हैं। लेकिन यदि हम देखें विलयन अथवा वाष्प अवस्था में दोनों वलयों के 2,2' व 6,6' हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिविमीय अंतर क्रिया या इंटरैक्शन के कारण ये एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। और यदि इनकी ऑर्थो स्थितियों पर थोड़े भी बड़े समूह आ जाएं तो क्या होगा, एक दूसरे समूह आ जाएं तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं और इनका जो मुक्त घूर्णन है या फ्री रोटेशन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे कि इनके दोनों प्रकार के प्रतिबिंब रूप बन जाते हैं जो कि एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो पाते। जैसे हम देखें 6,6 डाइनाइट्रो बाइफेनिल 2,2 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाते क्योंकि इसमें फ्री रोटेशन नहीं हो पाता। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, एलिनो में ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एलिन्स। एलिनो में क्या होता है, C+C संरचना होती है, जिसमें कि बीच का जो ये वाला कार्बन है इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp संकरण, जबकि दोनों तरफ वाले जो कार्बन परमाणु हैं उनमें कौन सा संकरण होता है, sp2। sp संकरित कार्बन के जो दो p कक्षक हैं, py और py और pz, जो कि एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अतः अणु में क्या हो जाएगा, विसम्मित तल। अतः यदि a और b दोनों समूह की प्रकृति भिन्न भिन्न हो तो इसके दो प्रतिबिंब रूप बनेंगे जो कि एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होंगे और अणु में क्या आ जाएगी, ध्रुवण घूर्णकता। जैसे कि हम यहाँ देखिए 2,3 पेंटाडाइन में, तो इसमें ये दोनों भिन्न भिन्न परमाणु हैं, इस कारण से इसमें क्या पाई जाती है, ध्रुवण घूर्णकता। अब हम देखेंगे एन आइसोमर्स किसे कहते हैं या प्रतिबिंब रूप किसे कहेंगे। तो अणुओं का ऐसा जोड़ा को हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं जिनकी संरचना एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब तो हो। यदि एक अणु की संरचना के मॉडल को दर्पण के सामने हम यहाँ रखें तो जो उसकी परछाई बनेगी वो वैसी ही संरचना दूसरे अणु की होगी, अर्थात उसका वो दर्पण प्रतिबिंब होगा। यहाँ हम लैक्टिक एसिड के अंदर देखें जिसके अंदर कार्बन कैसा है, असममित है, जिसकी कि चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ी होती है। इस कारण से जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाता और इनको हम बोलते हैं एन आइसोमर या प्रतिबिंब रूप इनको कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है।
तो कार्बनिक यौगिकों में स्टीरियोजेनिक या किरेल केंद्र उस कार्बन परमाणु को कहा जाता है जिसके कारण से अणु में क्या उत्पन्न होता है, प्रकाशिक गुण। ऐसे कार्बन परमाणु जिनकी की चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह जुड़े हुए हों, ऐसे कार्बन परमाणु को चिन्हित करने के लिए उन पर क्या लगाया जाता है, स्टार। अर्थात अणु में कम से कम एक किरेल केंद्र विद्यमान हो, ये क्या कहलाते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे कि हम यहाँ देखें 2-ब्यूटेनॉल, इसमें की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह के द्वारा जुड़ी हुई हैं। हाइड्रोजन है CH3 है OH C2H5, अर्थात ये कैसा केंद्र है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसी प्रकार से हम देखें गिल्सरैल्डिहाइड में एक तो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी संयोजकता का CHO से, दूसरा हाइड्रोजन से, तीसरा OH से और CH2OH से चौथा। तो इस प्रकार से यहाँ भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। 3-मेथिलहेक्सेन, इसमें भी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ी है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल और हाइड्रोजन के द्वारा। 2-क्लोरोब्यूटेन में भी ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्योंकि इसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ी हुई हैं, यहाँ Cl से, CH3 से, S से और यहाँ से एथिल से। तो इस प्रकार से ये क्या है, चारों स्टीरियोजेनिक सेंटर। थैंक यू।